क्या पढ़ा रहे थे? वही ट्रांसक्रिप्शन में हमने स्ट्रक्चरल यूनिट बात कर लिया था। रेगुलेटरी यूनिट पर बात किया था। प्रक्रिया चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन की। और बात हो रही थी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया था कि जीन को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करके देख रहे हैं। इसको हमने स्टार्ट पॉइंट बताया था, ओरिजिन पॉइंट। यहां पर रेगुलेटिंग यूनिट बताया था। ये रेगुलेटिंग यूनिट था, इधर रेगुलेटर था, बीच में ये प्रमोटर था, ये ऑपरेटर था, यहां पे CNS और यहां पे टाटा। ये हमने आप लोगों से डिस्कशन कर लिया था। और इसका इधर वाला जो पोर्शन है ये यूकैरियोट में कैसा होगा और प्रोकैरियोट में, इन्हीं पर क्वेश्चन आएगा, राइट। रेगुलेटिंग यूनिट में यहाँ पर अगर हम देखें तो एनहांसर और साइलेंसर जैसे दो स्टेट में जो सेगमेंट्स हैं वो यूकैरियोट्स में बढ़ जाते हैं, एनहांसर एंड साइलेंसर। एनहांसर क्या होता है? जो प्रमोट करता है जीन एक्टिविटी को। साइलेंसर क्या होता है? दैट कीप्स द जीन इन स्विच ऑफ मोड, ठीक है। तो हालांकि जब हम जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन समझाएंगे तो उसमें इस पर हम डिटेल और बात करेंगे, क्योंकि इसमें बात करनी है जीन बैटरी मॉडल पर भी। तो ये इसका जो है डिटेल जो यूकैरियोटिक रेगुलेशन है वहाँ पर और अच्छे से इस पर डिस्कशन करेंगे। इस समय हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट की। ये ओरिजिन पॉइंट के इधर जब चलते हैं तो इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? ये दिस वन इज स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट है ये, दिस वन, ठीक है। हम इस पर अगर फोकस करें, इस पूरे सिस्टम को, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट को अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये होता है कि जिससे आरएनए का निर्माण हो रहा है। तो आरएनए का निर्माण इसी सेगमेंट से होता है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि टाटा बॉक्स पर बैठा हुआ जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से आगे चले। लेकिन अगर इस पर लगा हुआ है रिप्रेसर तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे तभी जाएगा जब यहां पर रिप्रेसर ना हो। और हमने कल आपको बताया था कि रिप्रेसर जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? रेगुलेटर का। रेगुलेटर से रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनता है, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर आकर CNS रीजन पर बाइंड करके इसका रास्ता रोक देता है। किसका? आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक देता है। बात समझ में आई? अब जब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रुक जाएगा तो फिर आरएनए का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब जिससे आरएनए का निर्माण होता है उसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डिफरेंस है। अगर हम इस स्ट्रक्चरल यूनिट को प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स द स्ट्रक्चरल जीन इज polycistronic. Polycistronic, that is made up of more than one सिस्ट्रॉन्स। एक से अधिक सिस्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं इसको। अगर हम इसी चीज को यूकैरियोट में देखें, द स्ट्रक्चरल जीन इज मेड अप ऑफ, स्ट्रक्चरल जीन इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिस्ट्रॉन। केवल एक ही सिस्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहां पर कि प्रोकैरियोटिक जीन ये कई सिस्ट्रॉन से मिलकर बनता है और यूकैरियोटिक जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। तो टर्म यहां पर हम यूज करते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक।
पूछा जाए आपसे कि यूकैरियोटिक जीन कैसा होता है तो आप लिखेंगे इट इज मोनोसिस्टोनिक। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये पॉलीसिस्टर। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है, पॉलीसिस्टोनिक इट इज द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एंड मोनोसिस्टोनिक इज द केस ऑफ यूकैरियोटिक जीन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है इसका, इस पर बात करनी है कि पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक का अर्थ क्या होता है। मिटाएं या आप यहां पे देखिए जगह है। सिस्ट्रॉन दरअसल में ये जीन की फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। किसमें? इन प्रोकैरियोट्स। इट इज द फंक्शनल यूनिट इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में क्या है, सिस्ट्रॉन स्वयं जीन है, क्योंकि एक ही सिस्ट्रॉन है जीन में, तो चाहे आप जीन को सिस्ट्रॉन कहो या सिस्ट्रॉन को जीन कहो, क्योंकि एक ही सिस्ट्रॉन है और वही काम कर रहा है। तो मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट जो होता है वहां पर सिस्ट्रॉन स्वयं जीन है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन तो ये बात सही है किसके बारे में, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये बात सही है। और सिस्ट्रॉन की वही डेफिनेशन है जो जीन की है किसमें, यूकैरियोट में। तो सिस्ट्रॉन क्या है, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए with fixed number of base pairs, with fixed number of base pairs in fixed sequence, fixed number of base pairs in fixed sequence, fixed start and origin point, can form a complete polypeptide. Small segment of DNA with fixed number of base pairs in fixed sequence, fixed origin and start point can form a complete polypeptide. सिस्ट्रॉन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स फिक्स हैं, उनका क्रम फिक्स है और ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं, हम इसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब ऐसे कई सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं एक जीन में, इसलिए सिस्ट्रॉन जीन का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अगर हम इसकी पॉलीसिस्टोनिक नेचर पर विश्वास करें तो जरा देखिए व्यवस्था क्या होगी। यहां पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉलीसिस्टोनिक है, तो अरेंजमेंट किस प्रकार है पॉलीसिस्टोनिक का, जरा ये देखिए। पॉलीसिस्टोनिक जीन, अगर हम पॉलीसिस्टोनिक जीन की बात करते हैं तो इसको आप सेगमेंट में बांट दीजिए। आप इसे लिखेंगे सिस्ट्रॉन 1, इसे लिखेंगे सिस्ट्रॉन 2, इसे लिख सकते हैं सिस्ट्रॉन 3 एंड सो ऑन। जितने सिस्ट्रॉन होंगे उतने नाम लिखे जाएंगे। अब इनसे होगा क्या, जितने सिस्ट्रॉन यहां पर हैं इन सब के अपने मैसेंजर आरएनए होंगे, लेकिन मैसेंजर आरएनए एक ही होगा, बस उसमें स्टार्ट और ओरिजिन फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनके लिए एक मैसेंजर आरएनए बनेगा, इनके लिए दूसरा मैसेंजर आरएनए बनेगा या इनके लिए तीसरा मैसेंजर आरएनए बनेगा, जी नहीं, कॉमन मैसेंजर आरएनए इन तीनों सिस्ट्रॉन के लिए बनता है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से अटैच्ड आपका रिप्रेसर प्रोटीन ना हो और आरएनए पॉलीमरेज के जाने का रास्ता फ्री हो तो क्या करेंगे,
तो ये यहां से इधर आ जाएंगे, यहां से आरएनए पॉलीमरेज यहां से इस तरफ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा वैसे वैसे इनसे बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए ये 5 प्राइम शुरू हो गया बनना, आगे चलेगा तो ये आरएनए इतना बड़ा हो जाएगा 5 प्राइम, यहां चलेंगे तो ये आरएनए इतना बड़ा हो गया 5 प्राइम, और आगे से चलेंगे तो ये आरएनए 5 प्राइम 3 प्राइम हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज से इसका साथ छूट जाएगा। ये चीज़ है, इसे हम आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आरएनए यहां पर बन रहा है, एज द आरएनए पॉलीमरेज इज मूविंग डाउन स्ट्रीम द लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो रास्ते में यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं उनको ये क्या करेगा, उनको ये समेट कर क्या करेगा, इसमें लिंक कर देगा ऐसे। यही तो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, मोनोमर्स। ये न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स इसमें जुड़ते हुए चले जाएंगे और इस प्रकार से ये चेन जो होगी वो क्या है, ये बढ़ने लगेगी ऐसे। इस तरह से ये सारे, और यहां तक आते आते ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये चेन में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये आरएनए पॉलीमरेज बन जाएगा। जैसे आपकी टेबल पर ढेर सारी मोतियों का भंडार हो और धागा एक हो, सुई उसमें लगा के, और एक एक मोती को उठाकर धागे में जैसे जैसे पिरोते जाएंगे वैसे वैसे चेन लंबी, तो ये जितनी मोतियां हैं सब समेट ली जाती हैं। यहां तक आते आते कोई मोती नहीं बचेगी, ये सारी मोतियां इस चेन का हिस्सा हो जाएंगी और इस प्रकार ये आरएनए बन जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये माला बना रहा है किस चीज का, आरएनए पॉलीमरेज राइबो न्यूक्लियोटाइड नाम की मोतियों को पिरो रहा है धागे में और एक माला बन रही है। इस प्रकार से ये है आरएनए का बनना। तो कुल मिलाकर के एक जीन में सिस्ट्रॉन कई हैं, परंतु सभी के लिए कॉमन मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक, किसका फोन बज रहा? सबने लिख लिया? बात क्या हो गई, आरएनए बन गया। अब इसमें हमें ये देखना है, इसमें पोजीशन फिक्स करना है। देखिए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम किसके लिए है, ये फॉर सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन 1 के लिए है। फिर यहीं से 5 प्राइम शुरू होगा, 3 प्राइम किसके लिए है, ये सिस्ट्रॉन 2 के लिए है। और यहीं से 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, किसके लिए है, ये सिस्ट्रॉन 3 के लिए है। ये है। इस प्रकार से मैसेंजर आरएनए कॉमन होगा, लेकिन इनसे बनने वाले जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो क्या होंगे, इनके लिए अलग पॉलीपेप्टाइड बनेगा, इनके लिए पॉलीपेप्टाइड अलग बनेगा और इसके लिए अलग बनेगा। पॉलीपेप्टाइड नंबर 1 जो सिस्ट्रॉन 1 से बना है, पॉलीपेप्टाइड नंबर 2 सिस्ट्रॉन 2 से बना है, पॉलीपेप्टाइड नंबर 3 सिस्ट्रॉन 3 से बना है। इस तरह से ऐसे। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि जीन एक है, सिस्ट्रॉन एक से अधिक है, तो फिर जितने सिस्ट्रॉन हैं उतने मैसेंजर आरएनए बनना चाहिए। क्या कह रहे, नहीं, मैसेंजर आरएनए एक ही होगा, लेकिन मैसेंजर आरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे वो अलग अलग होंगे। जीन में सिस्ट्रॉन अलग अलग हैं, फिर उनके मैसेंजर आरएनए कॉमन होंगे, परंतु उनसे बनने वाले जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, लैक ओपेरान आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले ओपेरान कॉन्सेप्ट में लैक्टोज यूटिलाइजेशन इन बैक्टीरिया, द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज यूटिलाइजेशन इन बैक्टीरिया, इस पर काम किया गया था। किस पर, लैक्टोज के यूटिलाइजेशन पर। तो वहां पर जो लैक ओपेरान था इसके 3 सिस्ट्रॉन थे, कौन कौन, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, और तीनों के लिए कॉमन मैसेंजर आरएनए बन रहा था, परंतु एंजाइम अलग अलग थे, पॉलीपेप्टाइड अलग अलग थे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा परमीएज और तीसरा ट्रांस एसिटाइलेज। तो 3 अलग अलग एंजाइम थे, है कि नहीं, बैक्टीरिया में। अगर हम ये मान लें कि PP1 कौन है, तो मान लो सिस्ट्रॉन 1 कौन है, ये सिस्ट्रॉन 1 है, ये लैक जेड, सपोज दैट हम लैक ओपेरान की बात कर रहे हैं, और ये लैक वाई है एंड दिस वन इज लैक ए। तो फिर यहां पर एंजाइम जो PP1 से जो एंजाइम बनेगा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा,
यहां पर जो बन रहा है ये परमिएज होगा, और यहां पर जो बन रहा है ये ट्रांस एसिटाइलेज होगा, ट्रांस एसिटाइलेज। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पर भी हम आपको बता रहे हैं, हालांकि लैक ओपेरान आगे डिस्कशन करना है हमको, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में वहां बताएंगे। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि सपोज करो बैक्टीरिया ई कोलाई में लैक्टोज यूटिलाइजेशन के लिए जो जीन जिम्मेदार है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। रेस्ट स्ट्रक्चर जो कि यहीं पर हमें देखना है कि इसका जो स्ट्रक्चरल जीन है ये 3 सिस्ट्रॉन से मिलकर बना है। इसका जो अर्ली जीन है दैट इज लैक जेड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम बेटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम परमिएज, एंड लैक ए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। और इस प्रकार से आरएनए क्या कर रहा है यहां पर, ये सारी कहानी आपको दिखाई दे रही है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? ठीक है। ये तो हो गया सिस्ट्रॉन, कई हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक जीन में, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यूकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या होता है कि जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, वहां पर एक से अधिक सिस्ट्रॉन एक जीन में नहीं होते। सिंगल जीन सिंगल सिस्ट्रॉन, जीन इटसेल्फ सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इटसेल्फ जीन। अगर हम सिस्ट्रॉन की जो डेफिनेशन दिए हैं यही जीन की डेफिनेशन है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक से अधिक सिस्ट्रॉन तो जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया, तो फिर उनके लिए 3 अलग अलग एंजाइम। लेकिन वहां पर क्या है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस चलेगी। किसमें? यूकैरियोट्स में। बीडल एंड टेटम का 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, कि एक जीन है तो एक आरएनए बनेगा, उस एक आरएनए से एक एंजाइम का निर्माण होगा और एक फंक्शन डिक्लेयर होगा। ठीक है। ये सब मिटा दें, यहीं पर लिख लेते हैं इधर। यहां अगर हम बात करें यूकैरियोटिक जीन में, यूकैरियोटिक जीन इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। व्हाट हैपेंस हियर, यहां पर अगर हम देखें कि जो जीन है वो स्वयं में एक सिस्ट्रॉन है, ये सिस्ट्रॉन, इससे केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड विल बी फॉर्म्ड। सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन यहां हो रहा, किसमें? यूकैरियोट में। तो बहुत बड़ी बात है, आपको यहां जानना चाहिए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन का। आप में से कितने लोग इसको जानते थे पहले से? जो नहीं जानते थे हाथ उठाएं। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, आप जानिए इसको। पीजी कर लिया कन्या, एमएससी कर लिया है, मौका नहीं लगा जानने का। ये तो हमने पढ़ाया था शायद, नहीं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ। पढ़ाया तो था, हमने पढ़ाया था, सब ध्यान से उतर रहा, लेकिन अब नहीं उतरना चाहिए। जो पढ़ा रहे हो ध्यान से उतार दो। आपको नागिन बनना है, नागिन, डांस करने के लिए नहीं। नागिन जो है वो अपने शिकार को आंखों में प्रिजर्व कर लेती है। हमारी ये आदत है कि हम किसी भी व्यक्ति को सामने, जिससे हमें मतलब होता है, ऐसे नहीं रास्ता चलते हुए किसी भी व्यक्ति को जिससे हमें आगे काम पड़ना है, हम उसका इंप्रेशन जरूर डाल देते हैं अपनी आंखों में। हमें पता रहता, फिर कभी मिलता है तो बोलता हूँ कि तुमसे मुलाकात हो चुकी है। तो थोड़ा वो मतलब दिमाग में बने रहना चाहिए, क्योंकि उसे आगे काम पड़ना है। अब पता लगा कि आपको, जैसे रिक्शा वाला चल रहा है, सड़क पर है, तो रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाले, भाई हमको यहाँ फला जगह छोड़ दो, चले गए। ऑटो रिक्शा वाले देखबे नहीं किया किस प्रकार का था, अगली बार मिलेगा साले जनबे नहीं करेंगे कि कल इसी के ऑटो में बैठ के आए थे। क्या मतलब है उससे हमको? लेकिन जिनसे मतलब है, अब पता लगा कि आपको ये मैटर पढ़ाया जा रहा है, आपकी किताब में है ये, इससे आपको मैटर, इस मैटर से मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका कैरियर बना देगा ये। इससे आपके पैसे का जुगाड़ होगा कि बढ़िया पैसा कमाया जाएगा। कैसे? तो उसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, वो भूलना नहीं चाहिए। तो अगर जैसे अब इस बार, चलो पिछली बार का याद नहीं है, अब से जान लो इसको, अब आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका दोष नहीं है। दरअसल में कोई जो इंस्पायरिंग पर्सन होता है वो आपको बताता रहता है कि इस पॉइंट पर फोकस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है नहीं तो वैसे तो सारा पूरी किताबियत में लिखा हुआ का हरदम ध्यान रखें।
लेकिन अगर कोई बता रहा है, जैसे हमने कई बार कहा कि पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आएगा। अब आपका ध्यान ऑटोमेटिकली इस पर रहेगा, थोड़ा तो रहेगा, ये असर तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है ना। हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आएगा। चलिए, तो अभी तक आपने ये देखा कि स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक का क्या मतलब। इससे संबंधित जीन के सेगमेंट से संबंधित दो टर्म यहां पर और हैं। इनमें से एक रेकॉन है और दूसरा म्यूटॉन है। इनके संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बात कर लेते हैं रेकॉन की और म्यूटॉन की। ये दोनों हैं क्या? व्हाट आर दी रेकॉन एंड म्यूटॉन? पीछे से निकल जाओ, वहीं से थोड़ा दे दो। अब आना तो उधर से खोल के जाना। हाँ, समझ में आ गई बात? तो जरा इन दोनों सेगमेंट्स के बारे में भी जान लें कि रेकॉन और म्यूटॉन क्या होते हैं। ये सभी डीएनए के सेगमेंट्स हैं। रेकॉन भी डीएनए का सेगमेंट है और म्यूटॉन भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेकॉन क्या है। द सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है किस चीज का है? द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन नहीं, द सेगमेंट ऑफ डीएनए that undergoes the process of recombination. Process of recombination. The chromosomal exchange. The segment of DNA that undergoes the process of recombination is known as recon. अब recombination क्या चीज है? क्रॉसिंग ओवर। डीएनए का वो हिस्सा जो कि दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रेकॉन। और यहां पर अगला जो टर्म है वो कौन है? दैट इज म्यूटॉन। अब ये म्यूटॉन क्या है? तो कह रहे हैं कि साहब ये भी डीएनए का सेगमेंट है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए in which mutation occurs. डीएनए का सेगमेंट जिसमें म्यूटेशन हो सकता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच म्यूटेशन अकर्स, इट इज नोन एज म्यूटॉन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पीजीटी वाले पूछते हैं कि अगर आपके सामने सिस्ट्रॉन हो, रेकॉन हो और म्यूटॉन हो, आपके सामने क्या क्या हो? सिस्ट्रॉन हो, म्यूटॉन हो और रेकॉन हो, तो और कहा जाए कि इनको इनके बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में अरेंज करिए, तो सबसे लंबा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा? तो यहां पर म्यूटॉन सबसे छोटा होगा, बिकॉज द म्यूटॉन में भी ए सिंगल बेस पेयर, बिकॉज द म्यूटेशन ऑफन इन्वॉल्व्स द सिंगल बेस पेयर। पॉइंट म्यूटेशन इसी को तो कहते हैं ना। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? ये जीन का एक नाइट्रोजन बेस भी तो हो सकता है। जैसे मान लो कहीं पर सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन हो गया और वहां पर एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया या साइटोसिन आ गया, तो बेस पेयर एक्सचेंज हो गया। तो ये जो म्यूटेशन है दैट इज रिलेटेड टू द सिंगल नाइट्रोजन बेस ओनली। एक ही नाइट्रोजन बेस से इसका संबंध है। तो सबसे छोटा तो यही हुआ। तो म्यूटॉन सबसे छोटा हो सकता है। और सबसे बड़ा कौन हो सकता है? तो कहेंगे साहब सिस्ट्रॉन हो सकता है क्या? जी नहीं, जीन क्रोमोसोम का हिस्सा होता है। क्रोमोसोम अर्थात क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन मौजूद होते हैं। तो सिस्ट्रॉन नहीं बल्कि रेकॉन सबसे बड़ा होगा। उसका कारण कि रेकॉन तो पूरा क्रोमेटिड हो सकता है, तो पूरा पूरा एक्सचेंज हो जाएगा, क्रोमेटिड दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, राइट? देखिए जरा इसको। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ अगर इनको हम अरेंज करने के लिए कहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, अगर हम इस पर चर्चा करें, नोट करेंगे द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ
इज, तो यहां पर म्यूटॉन सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा सिस्ट्रॉन होगा और इससे बड़ा रिकॉन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिकॉन में भी कंप्लीट क्रोमेटिड, यहां पे लिख दे रहे हैं मे बी द कंप्लीट क्रोमेटिड, ऐसा हो सकता है कि ये पूरा क्रोमेटिड ही हो, 100% क्रॉसओवर हो, 100% क्रॉसओवर। यहां पर क्रॉसओवर 100% है। म्यूटॉन क्या होगा? मे बी सिंगल नाइट्रोजन बेस, ऐसा हो सकता है कि एक ही नाइट्रोजन बेस हो, इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। ऐसा हो सकता है कि सिंगल नाइट्रोजन बेस हो। तो सबसे लंबा यहां रेकॉन होगा, सबसे छोटा यहां म्यूटॉन होगा, और सिस्ट्रॉन दोनों के बीच हो सकता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन बैठे होते हैं। ये है, आपको पता है कि म्यूटेशन सामान्य तौर पर एक ही नाइट्रोजन बेस को हिट करता है। अगर म्यूटेशन एक ही नाइट्रोजन बेस को हिट कर रहा है तो ये सबसे छोटा हो गया, और सामान्य तौर पर म्यूटेशन किसी एक नाइट्रोजन बेस से ही संबंधित होता है, पूरा पूरा क्रोमोसोम हिट नहीं करता वो, ठीक। इसलिए सबसे छोटा म्यूटॉन, सबसे बड़ा रेकॉन, ये सभी जीन का हिस्सा हैं, बस इनकी लंबाई के अनुसार और इनके नेचर के अनुसार। सिस्ट्रॉन पॉलीपेप्टाइड बना ले, कंप्लीट जीन होता है ये। रेकॉन एक से अधिक जीन का समूह हो सकता है, और म्यूटॉन एक नाइट्रोजन बेस हो सकता है जहाँ पर कि म्यूटेशन हो रहा है। आप समझ गए होंगे बात को। इसी तरीके से आप ये समझ गए हैं कि जीन में क्या क्या होता है। पैसर डोमेस्टिकस घर में आती रहती हैं, गौरैया हैं खूब, इन्हें देख के मैं खुश हो जाता हूँ सवेरे सवेरे, और ये सौभाग्य का प्रतीक है। गौरैया सौभाग्य का प्रतीक है, ये खुशियाँ लाती हैं घर में। और अभी डे भी आ रहा है पैसर डोमेस्टिकस। गौरैया दिवस कब होता है? 20 मार्च को, अबाउट टू कम, 20 मार्च को है। हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सवेरे सवेरे ची ची करती हैं, उठो जागो प्यारे, सो क्यों रहे हो, सवेरे सवेरे जगाते हैं पूरे। जिस घर में गौरैया आते हैं सौभाग्य, मेरे घर का सौभाग्य, पॉजिटिव एनर्जी, है ना। एक बार तो ऐसा हो गया था कि दरवाजे सब खुले थे, मैं लखनऊ चला गया, सब परिवार पूरा 24 घंटे तक घर खुला रहा, कोई नहीं था, केवल शेरू गेट पर बंधा था बस। हाँ इसको भूल गए ताला लगाना, सब खुला हुआ था, इसे चिटकनी भी नहीं लगी उसे कहा, और चले गए ससुराल टहलने। हाँ 24 घंटे बाद आए हैं लेकिन वो रखवाली करता रहा गेट पे, कुछ हुआ नहीं। तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये उड़ रही है देखिए। अब इनका चाहते हैं कि ये ब्रीडिंग करें घर में, जगह जगह घोंसला लगाएं। बस ऊपर कबूतर आ जाते हैं, साले बदमाशी करते हैं। देखिए वो आ रही, देखिए ये क्या, वाह कितना सुंदर लग रहा है गौरैया। देखिए आपके सिर के चारों तरफ चक्कर लगा के गई है। हाँ तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीन जो है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, प्रो में कैसा होता है, यू में कैसा होता है, और इसके 3 यूनिट्स आपने देख लिया। आइए और अब हम चर्चा करें कि जब मैसेंजर आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए को बनाने वाला जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसकी बनावट कैसी है। आइए और इस पर चर्चा करें। किस पर बात करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, और ये कितने प्रकार का होता है तो मैंने आपको बता ही दिया है। कंप्लान क्या है? कंप्लान मॉम, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, जिस पर सवाल पूछा जाए वही पढ़िए, पढ़ने को बहुत कुछ है, नहीं तो ज्ञान बघाड़ते रह जाओगे, धरा रह जाएगा सब। जितना बताए हैं इतना ही थोड़ा है, बहुत कुछ है। अब बात करते हैं हम किसकी? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जिसकी हमें जरूरत है आरएनए का निर्माण करने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखिए एंजाइम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी एंजाइम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है।
एंजाइम के यहां पर भी दो कंपोनेंट हैं, इनमें से एक एपो एंजाइम कह लीजिए आप इसको, या इसी को कोर पार्टिकल भी कहते हैं, और दूसरा इसका कोफैक्टर होता है। जो कोफैक्टर है इसको हम सिग्मा लिखते हैं, और इसका डेमो इस तरह करेंगे, ऐसे इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसको सिग्मा डिनोट करते हैं। तो ये सिग्मा है, सिग्मा कोफैक्टर। सिग्मा कोफैक्टर कोर पार्टिकल के साथ अटैच होता है। ये जो कोर पार्टिकल है इसको हम अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अल्फा 2 मतलब दो अल्फा है, एक बीटा है, एक बीटा डैश है और एक ओमेगा है। ये सभी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं, ये इसके सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, कोर पार्टिकल के। दीज आर, ये क्या हैं, ये सब यूनिट्स हैं। अल्फा सब यूनिट्स, बीटा सब यूनिट, बीटा डैश सब यूनिट एंड ओमेगा सब यूनिट। बनावट किस प्रकार होती है, ये जैसे कि बीटा डैश, दो इसमें अल्फा हैं, अगली यूनिट इसमें है बीटा, और कौन है, ओमेगा। ये है। इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें 5 सब यूनिट्स हैं। कितने प्रकार के, एक प्रकार का ये हो गया अल्फा, दो प्रकार के ये हो गए, और एक ये, 4 प्रकार के हैं। 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। ये आपके सामने, यही जो है कोर पार्टिकल बनाते हैं। बट दिस कोर पार्टिकल इज हेल्पलेस विदाउट सिग्मा। अगर इसका संबंध सिग्मा से नहीं है, इसके साथ सिग्मा नहीं जुड़ा है, तो ये कैसा है, इट इज हेल्पलेस, कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह एक्शन कर पाएगा? क्या ये एंजाइम का निर्माण करने में सहायक है, आरएनए के निर्माण में सहायक है? तो उत्तर है नहीं, अभी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि यहां पर एक कोफैक्टर की जरूरत है, और आपका ये कोफैक्टर कौन है, इट इज सिग्मा कोफैक्टर। ठीक, तो इसलिए हमें इसके साथ अगर एक्टिव करना है तो सिग्मा को अटैच करना होगा। ये है, ये अभी इनएक्टिव है, अकेले अगर है तो इट इज इनएक्टिव, एंड इफ इट इज कंप्लीट देन इट इज, अगर हम इसको पूरा ले लें तो हम इसे एक्टिव बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे इसको। कन्या समझ में आवत है ये वाला? हाँ तो लिखो ना। तो आरएनए पॉलीमरेज की बनावट ये है। अब इनका फंक्शन क्या है? सिग्मा, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन डबल स्ट्रैंड फॉर्म में संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन बिना अनवाइंडिंग हुए संभव नहीं है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड स्टेज में कोई जेनेटिक फंक्शन नहीं होता। इसलिए अगर जेनेटिक फंक्शन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। चाहे वो डीएनए से डीएनए का निर्माण हो या फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण हो। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। इस काम में कौन माहिर है? सिग्मा। ये सिग्मा अनवाइंडिंग करता है और इनिशिएशन कराता है, और यहां पर टाटा बॉक्स को पहचान करता है। उसकी प्रमोटर में जो टाटा बॉक्स है इसको आइडेंटिफाई करके बीटा डैश को उससे अटैच करा देता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो अगर हम देखें तो जो जीन है, यही बताया था, उधर जाने दीजिए। टाटा बॉक्स जो यहां पर है, प्रमोटर का हिस्सा जो है, ये क्या है,
ये प्रमोटर है। तो यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसकी मदद से जुड़ेगा, है बीटा डैश। और कौन है, 2 अल्फा हैं, और कौन है, बीटा है, और बीच में कौन है, सिग्मा है। अब आप देख रहे हैं कि टाटा बॉक्स से बीटा डैश की मदद से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, लेकिन इसको यहां तक लाने में और टाटा बॉक्स को आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट ओपन करता है। यहां पर इसको सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में अनवाइंडिंग के लिए यहां पर सिग्मा जरूरी है। इसीलिए जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, सिग्मा की। एंड विदाउट सिग्मा दिस कोर पार्टिकल इज हेल्पलेस एंड कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा को फैक्टर causes unwinding of double strand DNA, unwinding of double strand DNA and facilitates the binding of RNA polymerase enzyme with the Tata box of promoter with the help of beta dash subunits. सिग्मा को फैक्टर डबल स्ट्रैंड डीएनए के प्रमोटर से टाटा बॉक्स से अटैच कराता है बीटा डैश को, और सेगमेंट को अनवाइंडिंग के लिए ये जिम्मेदार है। डबल स्ट्रैंड डीएनए की अनवाइंडिंग के लिए ये जिम्मेदार है, ताकि ये जो है डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाए। लिख लिया। सिग्मा जो है, एक ही सिग्मा एक से अधिक कोर पार्टिकल के लिए काम कर सकता है। यह सिग्मा अभी इसके साथ है तो किसी दूसरे कोर पार्टिकल के साथ हो सकता है। इसलिए और ऐसा भी होता है कि सिग्मा एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। सिग्मा एक ही नहीं होता, बल्कि प्रोकैरियोट्स में एक से अधिक टाइप का होता है, क्योंकि वहां पर पता है आपको कि आरएनए पॉलीमरेज सिंगल है और बनते सभी आरएनए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं यह डिफरेंस सिग्मा की वजह से अराइज करता है, सिग्मा चेंज होता है। इतना ही नहीं, सिग्मा के चेंज होते ही वायरसेज में जो रेप्लिकेशन साइकिल होता है ये चेंज हो जाता है। लाइसोजेनिक से लाइटिक हो जाता है और लाइटिक से लाइसोजेनिक, ट्रांसडक्शन फेज जब आप पढ़ेंगे वायरस में। तो ये तमाम प्रकार के फंक्शंस को अल्टर कर देता है। कौन? सिग्मा के अल्टर होते ही आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन भी अल्टर कर जाता है। और एक यहां पर कोर पार्टिकल के साथ सिग्मा की कई वैरायटीज होती हैं, तो ये नहीं तो कोई दूसरा जुड़ेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। लेकिन फिर जैसे जैसे यहां पर सिग्मा चेंज होगा तो आरएनए पॉलीमरेज की प्रकृति जो होगी, इसका जो नेचर होगा, ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और बनने वाला जो आरएनए है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम आपको बहुत गहराई में तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना डिटेल कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जरूर बताएंगे जब आपको ट्रांसडक्शन पढ़ाएंगे बैक्टीरिया में। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी ये बात कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो यहाँ पर आकर के टाटा बॉक्स के साथ जुड़ता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द टाटा? तो पता है आपको कि यहाँ पर जो सिग्मा को फैक्टर अभी हमने आपको बताया कि ये क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को अनवाइंड कर देता है और फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश करता है और आरएनए का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है, डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। कौन कौन सा?
इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन. नाउ द सेम 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आल्सो. यहां पर भी वही होता है, वही 3 स्टेप्स होते हैं. इनिशिएशन होता है, इलांगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है. बात समझ में आ गई? इधर का मिटाएं सब. अब चर्चा करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जब यहां जुड़ जाता है तो क्या होता है. आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा कैसे, इसके जुड़ने में फैसिलिटेट करते हैं कोई सिग्नल आता है. अरे भाई, अपने आप आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा यहां पर आकर जुड़ जाएगा. जब हमें नीड होगी कि आरएनए बनना है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां आकर जुड़ेगा. और नीड कब सेटिस्फाई होगी, इसके लिए एक सिग्नल आता है. कोई भी जीन आपके शरीर के अंदर साइलेंट है, अचानक एक्टिव हो जाता है तो कैसे हो जाता है. अचानक एक्टिव होने का मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन करने लगता है. तो अचानक ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब कि उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज सक्रिय हो गया है. तो आरएनए पॉलीमरेज सक्रिय क्यों हो जाता है, क्यों ये टाटा बॉक्स से आकर जुड़ता है, क्या जरूरत है, क्या कहीं से कोई सिग्नल आता है क्या इस बात का कि प्रोटीन बनाइए. जी हाँ, सिग्नल आता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग कहते हैं. कि किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन की जब डिमांड होती है तो वो जिस जीन से बनेगा उस पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाएगा. लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि किसी भी जीन के एक्शन का समय आ गया है, ये कैसे मालूम होगा. आप जान पाएंगे क्या कि किसी जीन के एक्शन का टाइम आ चुका है. जी नहीं. आपकी बॉडी में उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि कौन सा जीन किस समय एक्सप्रेस करेगा. उदाहरण के लिए आपकी पिट्यूटरी में जो GnRH होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ये कब रिलीज होता है, प्यूबर्टी पर. उसके पहले क्या रहता है, साइलेंट रहता है. तो कब इसको पता चल जाता है, व्हेन प्यूबर्टी कम्स, एक पर्टिकुलर एज पर. अब उस एज को पहले और बाद में भी कर सकते हैं. सेक्सुअल मेच्योरिटी पहले और बाद हो सकती है. ये किस पर डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको उसको पहले बताया था कि फिजिकल स्टेटस है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है. भाई फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है कि आपको खान पान आपका अच्छा है, सेक्सुअल मेच्योरिटी समय से पहले आएगी. खान पान अच्छा नहीं है तो बालक क्या है, बालक को उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, जरूरी मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, और भी इंग्रेडिएंट्स जो फूड के नहीं अच्छे मिल रहे हैं. तो पहले वो पेट भरेगा ना, पेट भरने का जुगाड़ करेगा. और उसका पेट नहीं भर रहा है तो उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम सही नहीं है, तो प्यूबर्टी बहुत देर में या हो सकता है बुढ़ापा सीधे आए, है कि नहीं. बचपन से सीधे बुढ़ापे में पैर रखा, कहते नहीं एक मुहावरा होता है, खाना ही नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है. तो न्यूट्रिशनल स्टेटस, फिजियोलॉजिकल स्टेटस, शरीर किस प्रकार एक्ट कर रहा है, इस पर, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है. मानसिक स्थिति पर होता है, आप सोच किस प्रकार की रहे हैं. तो उसी प्रकार से जीन अपने आप काम करने लगता है. उंगली कटती है तो उसकी जगह पर रिपेयर करने वाला जीन सक्रिय हो जाता है. कौन बताता है उसको, सब अपनी अपनी नीड को फुलफिल करते हैं और उनकी नीड जनरेट करते हैं आप, जिस पर आपके चारों तरफ के सराउंडिंग का असर पड़ता है. कुछ मछलियों में फिकंडिटी क्या होती है, वो एक निश्चित मानसून पीरियड में ही ब्रीड करते हैं. क्या नदी में पानी और समय में नहीं होता. तो मानसून पीरियड में क्या होता है, टेम्परेचर होता है और रनिंग वाटर उसका फ्लो फास्ट होता है, टर्बिडिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, मिनरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, माहौल अच्छा, टेम्परेचर, कई चीज़ें सूट करती हैं, तो पानी में वो ब्रीड करती है मछली. अब अगर मछली को लाके अपने तालाब में डाल दो, एक मेल और एक फीमेल, अब वहाँ कोनो मछली खाए वाले जानवर ना हुए और न जाल पड़वाओ, तो दोनों मछली मोटाक तो बड़ी हो जाई हैं, लेकिन वो अंडे देंगी क्या, सवाल नहीं पैदा होता. कहीं नहीं, हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ो है. क्या बात समझे, ये हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है. हम तो ब्रीड करते थे कहाँ, तालाब, उसमें नदी में, रनिंग वाटर में. और तालाब कैसा है, स्टेगनेंट है. आप कहेंगे साहब रनिंग वाटर में ऐसी कौन सी बात है, तो रनिंग वाटर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा बना है, मिनरल्स अच्छी सप्लाई हो रही है और रनिंग वाटर है, तो उनके लिए माहौल, जब नदी में बाढ़ आती है मानसून पीरियड में तो मछलियों में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है. अब मनुष्य ने उसका हल निकाल लिया, कहा कि तुम तो ब्रीडिंग तब करोगे तुम्हारा जीन तुम्हें सिग्नल देगा. तो तुम्हारा जीन क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा. तो चलो वो हार्मोनवा जो तुम्हारे शरीर के अंदर बनना है वो हम बाहर से डाल देते हैं. तो कह देगी कि ठीक है डाल दो, देखते हैं. तो पता लगता है कि जो हार्मोन है LH और FSH, इन दोनों को किसी दूसरे जो है मछली के पिट्यूटरी से निकाल कर और उसके शरीर में कॉर्डल पेडंकल पर इंडिकेट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया. अब क्या होगा, हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ गया खट्ट से, किसका, FSH का और LH का, तो तुरंत अंडा देने लगेगी. अब वो ये थोड़ा देखेगी कि नदी में बाढ़ आई कि नहीं आई है. तो आदमी सोचिए जरा,
आदमी कहाँ कहाँ पहुँच गया, मछली से कह रहा कि अंडे दोगी, कैसे नहीं देंगे, अभी सीजन नहीं आई है, मानसून नहीं है, तो कहीं अभी तुमको देना पड़ेगा और मेरे तालाब में देना पड़ेगा, नदी में नहीं। क्या कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया। किस चीज़ का, हार्मोन लेवल बढ़ा दिया। गाय से पूछा बच्चे कितने, उसने कहा एक समय में एक देंगे, कहीं कुछ नहीं, तुमको कई बच्चे देना है। कहीं से ज़बरदस्ती कौन है, कहा कहीं हाँ ज़बरदस्ती है, LHF लगा दिया, हाई डोज, सुपर ओव्यूलेशन, यही तो है ना सुपर ओव्यूलेशन। तो हमने क्या किया कि हम जीन पर नहीं गए, हमने सीधे जीन के प्रोडक्ट को बाहर से लाकर लॉन्च कर दिया बॉडी में, बस ये चीज़ है। तो वही हम आपको बता रहे थे कि कोई जीन कब एक्टिव होगा, जब उसकी नीड सेटिस्फाई होनी होगी तब, तो कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल आएगा। यहां पर भी सिग्नल आता है, और इस प्रकार के तमाम सिग्नल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो किसी ऑर्गेन को बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए उस जीन को उत्तेजित करते हैं, जबकि इसके पहले नहीं थे। तो कोई भी जीन अचानक एक्टिव कब हो जाता है, जब उसको हार्मोनल सिग्नल मिलता है। इसलिए आपको पता है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जीन पर डायरेक्ट काम करते हैं, थायराइड हार्मोन्स जीन पर डायरेक्ट एक्शन करते हैं। किसी भी हार्मोन का, हार्मोन क्या है, मैसेंजर है, किसके लिए, जीन के लिए। तो जीन एक्टिव तब होगा जब हार्मोन उसको मैसेज देगा, और अगर हार्मोन है ही नहीं है बॉडी में तो कैसा मैसेज, तो जीन साइलेंट रहेगा। तो तमाम जीन ऐसे होते हैं, पढ़ेंगे आगे आप, हार्मोन्स एंड बिहेवियर। तो हार्मोन्स आपके व्यवहार को रेगुलेट करते हैं। वो कैसे, क्योंकि वो डायरेक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जीन के, उनको जीन को उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से, क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन रोज लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो उसमें बॉडी में मसल्स बढ़िया डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि मस्कुलर एक्टिविटीज़ को और अच्छे से एनहांस करने के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए जो है लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो ये जीन नहीं है। तो इसलिए किसी भी जीन के एक्शन करने का टाइम आ चुका है, इसका सिग्नल बायोमॉलिक्यूल्स लाकर देते हैं, और उनमें से एक है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP, साइक्लिक AMP, जो कि सेकंड मैसेंजर है। वो यहाँ पर टाटा बॉक्स से आकर जुड़ता है। ऐसे ही तमाम और भी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, CDK होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं CDK, और वो क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं यहीं पर आकर, और उसके बाद फिर ये सिग्नल मिल जाता है कि इस जीन को RNA बनाना है, तो ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर जुड़ेगा तो इनसे पूछा जाएगा बगल वाले से, रेगुलेटर से, क्या ख्याल है, तो कह रहे हमारा तो एक ख्याल है कि हम रिप्रेसर हरदम बनाएंगे। कहने लगे भाई RNA बनने का समय आ गया है, सिग्नल आया है ऊपर से, कहीं आने दो, कोई बात नहीं है। तो जो हार्मोन, जो साइक्लिक AMP है ना, वो किसी न किसी तरीके से, या कोई बायोमॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसकी इसके रिप्रेसर को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। कहीं बनाया करो तो अपना रिप्रेसर यहाँ जुड़ भी नहीं करेगा। अब कोई भी वायरस जब आपके जीन को टेक ओवर कर लेता है, वायरस, ये कभी कभी आपका जेनेटिक, जैसे HIV होता है, तो HIV माइक्रोफेज के अंदर घुसता है, उसको क्या बना लेता है, वो HIV फैक्ट्री कौन है, माइक्रोफेज की, माइक्रोफेज है HIV फैक्ट्री, किसके लिए, HIV के लिए। एक HIV घुसेगा और 1000 बन जाएंगे, किस में बनेंगे, ये माइक्रोफेज के अंदर बनते हैं, इसलिए माइक्रोफेज को HIV फैक्ट्री कहा जाता है। माइक्रोफेजेस को क्या कहते हैं, HIV फैक्ट्री कहते हैं। तो वो क्या करता है कि जब वायरस उसके अंदर पहुंचता है तो माइक्रोफेज के अपने DNA को वो टेक ओवर कर लेता है, कि हम जो कहेंगे वही करना है आपको। तो उसी प्रकार से ऐसे तमाम जो वायरस होते हैं, या फिर कोई केमिकल होता है जो हमारे जीन को सीधे प्रभावित करता है कि तुमको अब RNA बनाने का समय आ गया है। जैसे कोई कार्सिनोजन आपने ले लिया है बाहर से, अब ये कार्सिनोजन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर के कांटेक्ट में आएंगे तो कैंसर कराएंगे। अब वो कैंसर कराएंगे कैसे, जीन की परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा, तो जाकर के जीन को ही चेंज कर रहे हैं। कैंसर कॉजिंग जितने भी एजेंट्स होते हैं जीन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और सेल ट्रांसफॉर्म हो गई तो फिर शुरू हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ये सारी बातें हैं, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से RNA पॉलीमरेज जब यहाँ पर जुड़ेगा तो इसका सिग्नल कहाँ से आता है, तो कोई सेकंड मैसेंजर बाहर से आता है, ठीक। और जब RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा तब परमिशन ली जाएगी रेगुलेटर से, और फिर इसके बाद ये डाउन स्ट्रीम मूव करेंगे और RNA का निर्माण होगा। अब आइए और प्रक्रिया पर चलते हैं और बात करते हैं कि RNA का निर्माण होता कैसे है। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें ये 3 स्टेप में पूरा होता है। कौन कौन सा, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, completes in 3 steps. ये स्टेप्स कौन से हैं, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक यू हैव सीन इन द केस ऑफ
डीएनए रेप्लिकेशन। इसी सेम पैटर्न पर हम चलेंगे, अपने अगले लेक्चर में इस पर बात करेंगे। इनिशिएशन क्या है, एलोंगेशन क्या है और टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है, उसके बाद हम आपको जेनेटिक कोड पढ़ाएंगे और जेनेटिक कोड के आगे की कहानी चलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।